हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गोंड आप लोगों को 17 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। तो जहां पर एक तरफ हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक कीर्तिमान हासिल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 75 देशों से अपना जो वीजा है वो अनिश्चित काल के लिए उस पर रोक लगा दिए। तो क्या कुछ है इस वीडियो में, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये भाई साहब आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। अभी आपने इससे पहले भी देखा होगा कि 8वां जो एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है। कहाँ पे बनने जा रहा है? वो आंध्र प्रदेश में। ये अभी लेटेस्ट घटना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ है। काकीनाडा के आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाला दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है उसकी कुछ बातें हैं कि इसका जो विकास है वो ए एम ग्रीन कर रहा है, जिसमें 10 बिलियन यानी कि लगभग 83,000 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? काकीनाडा के बंदरगाह में आयोजित किया जा रहा है। इसका जो शुरुआती लक्ष्य है वो 1 मिलियन टन प्रति ईयर है, और बाद में 2030 तक इसे 5 मिलियन टन पर ईयर करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका लगभग 5वां हिस्सा होगा। इसका निर्यात कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका निर्यात जर्मनी, जापान और सिंगापुर में किया जाएगा। अब जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले ये सौर या पवन जो ऊर्जा होती है ना, वहाँ से वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर और वहाँ से हाइड्रोजन को निकाला जाता है। और जो हमारी हवा होती है, हवा में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तो हवा का N हो गया, और जो H यानी कि हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकाला जाता है? सौर या पवन ऊर्जा से निकाला जाता है। इनको मिलाकर बनता है NH3। और ये जो NH3 होता है इसमें CO2 का कोई मात्रा होता ही नहीं है, यानी कि CO2 बनता ही नहीं है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं। और ये जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसके हित में है। जबकि जो दूसरा तरीका है NH3 वाला, वो जो हम निकालते हैं उससे क्या है कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि एक नई घटना है कि बजाज पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए जो गुडविल एम्बेसडर है, यानी कि जो एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब बोलोगे सर ये एम्बेसडर क्या होता है? तो भाई सब एम्बेसडर कुछ भी नहीं होता है। एम्बेसडर केवल एक प्रमोटर का होता है, यानी कि जो प्रमोट करता है वही होता है ये एम्बेसडर। और वो कुछ नहीं कहता, यानी कि वो जिस चीज़ का प्रमोट कर रहा है वो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है, यानी कि वो उसके प्रति जवाबदेह भी होता है। ठीक है, तो हर एक कंपनियां जो होती है वो क्या काम करती है? अपना अपना एक एम्बेसडर चूज करती है। और वो एम्बेसडर उस, यानी कि जैसे सपोज करिए आप, ये मान लीजिए एक लक्स साबुन है। क्या है ये? लक्स साबुन है, लक्स सोप है। और ये मान लीजिए कि यहाँ पे विराट कोहली है। क्योंकि आप मान लो कोई कंपनी आती है, मान लो जैसे ये लक्स कंपनी है, तो लक्स कंपनी को सभी लोग नहीं जानते, लेकिन जो विराट कोहली है इनको तो सब लोग जानते हैं ना। विराट कोहली को सब लोग जानते हैं। यानी कि विराट कोहली अगर बोलेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, यानी कि लक्स सोप ले लो, ये काफ़ी लाभदायक है, तो जो लोग विराट कोहली को जानते हैं वो क्या करेंगे? लक्स सोप को ले लेंगे। ठीक है, यानी कि विराट कोहली के ट्रस्ट की वजह से जो लक्स सोप है वो बिक रहा है। यानी कि विराट कोहली उत्पाद और जो ग्राहक है उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में एक बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो यही गुडविल जो एम्बेसडर होते हैं या एम्बेसडर होते हैं वो क्या काम करते हैं? यही एक काम करते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी, जब आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा एम्बेसडर का। ठीक है, आप वहाँ से और भी एम्बेसडर जो है वो देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे कि आयोजन का जो नाम है वो बजाज पूरे ग्रैंड टूर है। और गुडविल एम्बेसडर जो है वो किनको चुना गया है? वो चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और 19 से 23 जनवरी 2026 को होगा। ये 5 दिन का है, पूरे महाराष्ट्र में होगा। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्टेज पेशेवर रोड साइकिलिंग रेस है। कहाँ पे की जा रही है? पुणे में की जा रही है। और यह एक UCI यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेल 2.2 श्रेणी की कॉन्टिनेंटल रोड रेस है। ठीक है, कितने किलोमीटर की है? तो 437 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ठीक, और 35 देश है और 29 टीम है और 171 इसमें राइडर्स है। और इसका जो आयोजन है वो पूरे जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार जो है उसकी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको कर रही है। एक सवाल है कि अमेरिका ने
किस तारीख से, किस डेट से 75 देशों के अप्रवासी वीजा प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो ये लागू होने वाला भाई साहब 21 जनवरी से। आप बोलोगे सर ये अप्रवासी क्या होता है, अप्रवासी क्या होता है? तो भाई साहब अप्रवासी होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर के किसी दूसरे देश में रहना चाहता हो, वो भी अस्थायी रूप से। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? अप्रवासी बोलते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 9 जैन को। किस लिए मनाया जाता है? तो इस समय 1915 में 9 जैन 1915 में हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो वापस आए थे, इसके लिए मनाया जाता है। और जो प्रवासी सम्मेलन होता है, प्रवासी सम्मेलन, वो हर साल, हर 2 साल पे मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो अप्रवासी है ना, ये जब इंडिया आते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो इन्हें एक ग्रीन कार्ड मिलता है, ग्रीन कार्ड मिलता है, यानी कि वीज़ा होता है। तो ये जो वीज़ा, देखो क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट जो होते हैं ना, आप जिस देश में रहते हैं, यानी कि जिस देश के आप पैदा हुए हैं, उस वह देश आपको पासपोर्ट देता है। यानी कि पासपोर्ट एक तरीके से पहचान पत्र होता है आपका, और वो ये सिद्ध करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो वीज़ा होता है ना, वीज़ा वो कौन इशू करता है? आप जिस देश में जा रहे हैं वो देश आपको इशू करेगा, यानी कि जो जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश परमिशन देता है आपको आना या नहीं आना। अगर आपको आना है तो वो आपको वीज़ा देगा, यानी कि वीज़ा क्या है? एक परमिशन है कि भाई तू आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो अभी आपने ये भी देखा होगा कि एक हेनली रिपोर्ट आई थी, हेनले रिपोर्ट आई थी, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आई थी। उसमें जो भारत का स्थान था वो कितना है? 80। पहले कितना था? 85, यानी कि 5 की कमी हुई है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 55 देश में आप क्या कर सकते हैं? वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा के आप जा सकते हैं। यानी कि ये जो रिपोर्ट होती है ये दर्शाती है कि भाई आपका जो वीज़ा है ना वो कितना, आप कितना, आपका जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है, कितना पावरफुल है, ये इस रिपोर्ट से पता चलता है। तो ये जो अप्रवासी है, अप्रवासी में कुछ नहीं, कोई अगर चाहता कि मैं वहाँ पे रह जाऊँ, यानी कि बस जाऊँ, यानी कि परमानेंट वहाँ का सदस्य बन जाऊँ, तो इसलिए क्या होता है, ये ग्रीन कार्ड चाहिए। तो ये जो ग्रीन कार्ड इशू करना है ना, अब इसी पे रोक लगा दिया है अमेरिका ने, वो भी अनिश्चित काल के लिए। कोई फिक्स टाइम भी नहीं बताया कि किस लिए लगाए। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या वहाँ पे पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उनके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अमेरिका ने 75 देशों के लिए अप्रवासी वीज़ा को निलंबित किया। इसमें भारत का नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम है। यह तिथि 21 जनवरी 2026 से लागू होगी। कारण यह दिया है कि उनके उन देशों के खिलाफ उठाया गया जो अमेरिका से डिपोर्ट निर्वासित किए गए तथा अपने नागरिकों को वापस स्वीकार करने में देरी या इनकार करते हैं। प्रभावित देश जो है वो पाकिस्तान शामिल है, जबकि भारत और चाइना इसमें नहीं है। अपवाद अगर देखा जाए तो यह रोक केवल अप्रवासी यानी कि जो अस्थायी निवास वीजा है उस पर है, और पर्यटक, छात्र या व्यवसायिक यानी कि जो गैर अप्रवासी हैं उन वो लोग ये प्रभावित नहीं होंगे। अवैध प्रवासियों की वापसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए संबंधित जो देश है उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर आप पूछेंगे तो कि सर वहाँ पे कितने टाइप का वीज़ा दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि बार बार जो ये H1B वीज़ा है ना, ये चर्चा में रहता है। ये क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि ये आमतौर पर जो पेशेवर होते हैं, यानी जो कुशल नौकरी ये सब करने के लिए आते हैं, उन्हें अस्थायी जो श्रमिक होते हैं उन्हें H1B वीज़ा दिया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन अगर अप्रवासी में देखा जाए तो अप्रवासी जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है उसमें परिवार आधारित जो फैमिली बेस्ड यानी कि अमेरिकी नागरिकों या स्थानीय निवासियों के तत्काल जो रिश्तेदार होते हैं या जीवन साथी या बच्चे हो गए, माता पिता, उनके लिए ये लागू किया जाता है। या रोजगार आधारित अगर कोई आदमी है वो विदेश में जाके यानी कि अमेरिका में जा कर के नौकरी कर रहा है और परमानेंट नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये लागू की जाती है। और ये क्या क्या दिया जाता है? ग्रीन वीज़ा दी जाती है। तो ये इनके वीज़ा है जो अमेरिका में अगर आपको जाना है तो ये वीज़ा आपको चाहिए ही चाहिए। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में अग्रणी बनकर उभरा है? तो वो भाई साहब कोई और नहीं है, वो है हमारा केरल, जो कि विश्व साक्षर मतलब जो कि साक्षरता में सबसे आगे है। ये उभर करके सामने आया है, सबसे ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इसके ऊपर इसका जो रुझान है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केरल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर घनत्व के मामले में बात करेंगे तो केरल जो है वो दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और जो दिल्ली है वो
पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। 100% विद्युतीकरण करना, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इन्होंने एक पॉलिसी भी चला रखी है, जिसके तहत ये चाहते हैं कि 100% विद्युतीकरण हो जाए। ठीक। और पहले 5 वर्षों के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करते हैं तो पहले 5 वर्षों के लिए रोड टैक्स में 50% की छूट है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो के लिए 30,000 तक की सब्सिडी दी जाने की बात करी है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 1389 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड और निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसके द्वारा संचालित है? केरल राज्य विद्युत बोर्ड। अगर अग्रणी की बात करेंगे तो आथर एनर्जी, बजाज ऑटो 24%, टीवीएस 19% प्रमुख है। ये 2 पहिया वाहनों में है, जबकि 4 पहिया वाहनों में टाटा मोटर्स सबसे आगे है, इनका यूज ज़्यादा किया जा रहा है। हम बात करते हैं कि भारत इलेक्ट्रिसिटी ई समिट 2026 का आयोजन किस महीने में किए जाना है? तो ये भाई साहब किए जाना है मार्च में। कब किया जाना है? मार्च में, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। अगर इसकी मुख्य बातों की बात करें तो आयोजन की जो तारीख है 19 से 22 है, यानी कि 4 दिन का है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारिका नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। जबकि मंत्रालय जो है वो विद्युत मंत्रालय इसे लीड करे, और जो मुख्य विषय है वो ग्रोथ को गति देना, स्थिरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पे जुड़ना है। ठीक, इसका क्या है? थीम है भारत को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक शक्ति के रूप में स्थापित करना और ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। और अगर प्रमुख फोकस की बात किया जाए तो ये नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन हाइड्रोजन है, उस पर बात कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया ग्रीन अमोनिया के बारे में, अभी आपको मैंने बताया कैसे है। यानी कि सब मिला के जो कार्बन उत्सर्जन है उसे क्या करना है? उसे रोकना है, कार्बन उत्सर्जन नहीं करने देना है। ठीक, ऊर्जा भंडारण होगा 2070 तक, जो नेट जीरो का हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है, और इसी चक्कर में ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। अगर यह आयोजन बिजली क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम, उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण को एक मंच पर लाने वाला भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन ये सिद्ध होगा। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो लक्ष्य मम्मा ने किया है। ये एक जो आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पे एक स्वच्छता कर्मी है, लक्ष्म मम्मा। ये देखिए, आप जो बूढ़ी औरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन्होंने ही इसका क्या किया है? विमोचन किया है। ठीक, अगर इनकी बात किया जाए तो पुस्तक का जो नाम है, पुस्तक का नाम है कि अग्नि सरसुलो विकसित चिन्ना कमलम। अग्नि सरसुलो विकसित चिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू। यानी जो इसका हिंदी में अर्थ होगा वो अंगारों की अग्नि में खिला हुआ कमल। अंगारों की अग्नि में खिला हुआ कमल नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो वो आपका लिखा है लक्ष्म मम्मा। लक्ष्म मम्मा किसने लिखा है? लक्ष्म मम्मा। पुस्तक के लेखक जो है पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष यालुगडा लक्ष्मी प्रसाद। यालुगडा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है। विमोचन करने वाली जो व्यक्ति है वो विशाखापट्टनम में स्थित आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय की एक महिला स्वच्छता कर्मी है। और विमोचन का जो स्थान है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश जो विश्वविद्यालय परिसर है वहाँ पेड़ के नीचे हुआ है। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये 150वीं भाई 15वीं राष्ट्रपति है, जबकि वह भारत की पहली जनजाति राष्ट्रपति है। हम बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय सुनाया और उन्होंने कहा कि जो पीएम केयर फंड्स है वो आरटीआई अधिनियम के तहत किस अधिकार का संरक्षण प्राप्त है? तो वो निजता का अधिकार है। भाई इन्होंने बोल दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया कि जो पीएम केयर्स फंड है ना, उसमें जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये निजता का उल्लंघन होगा, यानी कि जो थर्ड पार्टी है उनकी निजता का उल्लंघन होगा। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे, कोई भी बताने की जरूरत नहीं। कौन पैसे दे रहा है, क्या हो रहा है, उसका कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये ऐसा कहा गया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स जो है वो आरटीआई अधिनियम की धारा लोक प्राधिकरण नहीं, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी
नहीं है। निजता का जो अधिकार है, कोर्ट के अनुसार फंड में दान देने वाले व्यक्तियों की जानकारी उनकी निजता का हिस्सा है, उसे आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अगर फंड का स्वरूप की बात करते हैं तो ये एक स्वैच्छिक ट्रस्ट है। इसमें सरकारी खजाना से पैसा नहीं आता, बल्कि निजी और कारपोरेट दान करता है, इसलिए इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। सरकारी नियंत्रण कोड ने माना ट्रस्ट पर जो सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण होने मात्र से यह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं बन जाता, क्योंकि यह बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं है। थर्ड पार्टी डेटा का मतलब है कि दानदाताओं को थर्ड पार्टी इसमें माना गया। अगर हम बात करेंगे कि पीएम केयर्स फंड, अगर हम बात करेंगे कि पीएम केयर्स फंड के, तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके लिए ये यूज किया जाएगा। जैसे 28 मार्च 2020 में इसकी स्थापना की जाती है। ये कोविड-19 जैसी जो आपातकालीन स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए काम आते हैं। यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसके जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, और प्रधान जो ट्रस्टी है वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। फंड का जो स्रोत होगा यह पूरी तरह से व्यक्ति या संगठन के स्वैच्छिक योगदान पे, यानी कि कोई व्यक्ति या संगठन चाहता है कि मैं इसमें पैसा डालना चाहता हूँ तो वो डाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पर जो टैक्स है वो पूरी तरीके से छूट है। अगर हम रिवीजन वीक की बात करते हैं तो क्या कुछ हुआ है इस वीक में, हम देख लेते हैं कि 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो वो मनाया गया 78वां स्थापना दिवस। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये किस लिए, क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना उसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1895 में। तो आखिर 15 अप्रैल को किस लिए मनाया जाता है, 15 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है? तो भाई साहब ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो देश के पहले फील्ड मार्शल थे एम करियप्पा जी, उन्होंने जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उनसे भारतीय सेना की कमान ली थी। इसलिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। और एक चीज़ याद ये भी रखिएगा कि जो भैरव भैरव बटालियन है, ये पहली बार इसमें शामिल हुई थी। जो परेड हुआ था कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारतीय सेना, अगर बोला गया कि भारतीय सेना का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो स्ट्रिंगर लॉरेंस को कहा जाता है। ठीक है, इंडियन आर्मी की जो मेन एक से ये ऑपरेशन से मैंने इसमें दे रखे हैं। भारत की पहली सोलर पावर्ड जो एटीएम वैन है वो कौन लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं, नाबार्ड एग्जाम का आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पहल पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे और भी लागू करूँगा। पंजाबी जो गायक काका है उन्होंने एक फ्रेंडो नामक ऐप लॉन्च किया है जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, और ये उनकी इमरजेंसी में रियल टाइम लोकेशन और एसओएस इन सब की सुविधाओं के साथ लैस है। ठीक है, वॉइस एक्टिवेशन। 19 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा जाएगा। जबकि इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा निकाला जाएगा, जो कि आईआईएम मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उनकी मदद से ये निकालेगा। टोटल जो देश होंगे उसमें 154 देश होंगे। ठीक है, 1963 के समझौते के तहत पाकिस्तान ने किस देश को सक्सगाम घाटी सौंपी थी, तो वो चाइना को सौंपी थी। जबकि इंडिया अभी तक उस चीज़ को नकारते हुए आ रहा है। ठीक है, इतिहास आप देख सकते हैं। पोंगल का जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, वो तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में एक खेल होता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, और जल्लीकट्टू में बैल जो कि बेहद आक्रामक होते हैं और उन्हें वश में करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि मानव होता है, और वो उस बैल को अपने वश में करते हैं। तो इस वजह से कुछ चोट भी आ जाती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू कर दिया, लेकिन कुछ सुरक्षा मानकों के आधार पर इसे लागू करने के लिए कहा है। ठीक है, पोंगल जो होता है वो पोंगल 4 दिवसीय पोंगल होता है। 4 दिवसीय पोंगल में एक भोगी पोंगल होता है, थाई पोंगल होता है, मट्टू पोंगल होता है और कानुम पोंगल होता है। इस तरीके से ये पोंगल चल रहा होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक चुना है या नियुक्त किया है, तो वो है प्रवीण कुमार जी। और प्रवीण कुमार जी को
ये क्या किया है, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया है। अगर प्रवीण कुमार की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी और बीएसएफ प्रमुख नियुक्त होने से पहले वो आईटीबीपी के महानिदेशक थे, जो कि अभी आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में सत्यजीत सिंह कपूर नामित किए गए हैं, यानी कि नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है उनके द्वारा मंजूरी दी जाती है। अगर आप बात करते हैं कि आईटीबीपी कब आया था, तो आईटीबीपी 24 अक्टूबर 1962 को आता है। भारत और चाइना का जो 1961 वाला युद्ध होता है उसके बाद आता है। जो हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस होती है वो चीन से लगे हुए जो एरिया होते हैं वहाँ पे अपनी क्या कर रहे होते हैं, सुरक्षा कर रहे होते हैं। जबकि हमारे जो सीमा सुरक्षा बल है वो 1 दिसंबर 1965 को आती है। अब भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद उसकी स्थापना की जाती है। और ये जो भारत पाकिस्तान भारत ये बीएसएफ है, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे हुए जो एरिया हैं वहाँ पे अपनी सुरक्षा दे रहे होते हैं, यानी कि तैनाती इनकी रहती है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो किया है महाराष्ट्र ने 68.01% के साथ ये पहले नंबर पे रहा। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे हमारे आंध्र प्रदेश भाई साहब रहे हैं। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी ऐसी राज्य है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इसमें कुछ मानक तय किए गए हैं। ठीक है, वो मानक 4 है। नीति देखी जाती है, व्यवसायिक पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाता है, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाता है और निर्यात में प्रदर्शन देखा जाता है। इन आधारों पर तय किया जाता है, यानी कि सबके अलग अलग नंबर दिए गए हैं। इन सबको मिला करके फिर देखा जाता है कितना स्कोर हुआ, उस स्कोर के हिसाब से वो डिसाइड होता है। अगर बड़े राज्यों में देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और छोटे राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड सबसे ऊपर है। लेकिन अगर प्रमुख क्षेत्र की बात किया जाए कि महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्र में किसका ज़्यादा योगदान था निर्यात में, तो वो रत्न और आभूषण का था। ठीक है, राजस्थान की एक पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी बनी है, तो वह है बामनवास कांकर। और इस ग्राम पंचायत में टोटल 7 गांव थे। और ये जो ग्राम पंचायत है बामनवास कांकर, ये कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैविक का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ये मतलब जो कीटनाशक है इन सब का यूज ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, भारत का अगर पहला जैव ग्राम यानी कि बायो विलेज की बात करते हैं तो वो सिपाही जिला में स्थित दासपारा है। ये त्रिपुरा में है। कहाँ पे है, त्रिपुरा में। और पहले अगर राज्य की बात करेंगे तो हमारा जो सिक्किम है वो पूरी तरीके से जैविक खेती पे आधारित राज्य है। ठीक है, और अभी आपको पता चला कि जो त्रिपुरा है वो पहला टीजीबी यानी कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को सोलर पावर से चलाने वाला राज्य बना है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय पासपोर्ट धारक है वो कितने देशों में वीजा मुक्त यानी कि ऑन अराइवल सुविधा का उपयोग ले सकते हैं, तो 55 देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन सा देश आया है, तो वो आया है सिंगापुर। अगर पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन आया है, तो 101वें नंबर पे आया है अफगानिस्तान और 98 नंबर पे पाकिस्तान भैया आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हेनले एंड पार्टनर्स नामक ये संस्था है, जब ये रिपोर्ट निकाले तो ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करती है, तो IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर 360 से ज़्यादा एयरलाइंस इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और यह उन एयरलाइंसों के लिए पूरे विश्व स्तर पे एक मतलब पॉलिसी बनाती है, नियम बनाती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आकाशा एयरलाइंस है वो IATA में शामिल होनी 5वीं एयरलाइंस बनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है, दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, तो वो नेल्लोर में दिया है। और जो नेल्लोर है वो कृष्णापट्टनम और रामेपट्टनम से ज़्यादा नज़दीक है, लगभग बीच में आ रहा है। ठीक है, ये जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो ये 8वां एयरपोर्ट होगा। एडोलसेंस के लिए सबसे कम उम्र के सपोर्टिंग एक्टर के रूप में किसने इतिहास रचा है, तो वो रचा है ओवन कपूर ने। याद रखिएगा कि ये जो ग्लोबल अवार्ड हुआ था
ग्लोब अवार्ड, इसमें पॉडकास्ट नामक जो एक नई वैरायटी को डाला गया है। गोल्डन ग्लोब्स 2026 के जो विजेता है उनकी ये सूची है, आप देख सकते हैं। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार है जो केवल हॉलीवुड नहीं, पहले हॉलीवुड था, पूरे विश्व भर में सबको दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में या फिर टीवी सीरीज के क्षेत्र में इसकी शुरुआत 1944 में होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और जो देश है वहाँ से। ठीक। तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप नीति के तहत कितने स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया? तो 100 स्टार्टअप्स और 100 करोड़ रुपए। ठीक है। PSLV 662 में किस चरण में गंभीर खराबी आई थी? तो वो भाई साहब स्टेज 3 में आई थी, जहाँ पे इसे स्पीड पकड़ना था, वहाँ पे ये खराबी आई थी। ये आपको मैंने दिखा दिया है। हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना भी 15 अगस्त 1969 में आता है और संस्थापक इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अभी के जो अध्यक्ष है वो है वी नारायणन। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, इसका सफल परीक्षण किया गया है महाराष्ट्र के रेंज में, और किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया। यह पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल है और तकनीक अगर बात करते हैं तो ये फायर एंड फारगाट, यानी कि आप एक बार इसे फायर कीजिए फिर भूल जाइए, यानी कि ये जाके टारगेट को मार के ही आएगी। ठीक है। ये तीसरी पीढ़ी की है, यानी कि आपने दाग दिया है तो दाग दिया, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है? तो वो हमारे भाई साहब बने हैं विराट कोहली। 28,068 रन बनाकर कुमार संगकारा को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अब पहले नंबर पे केवल सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। ठीक है। क्रिकेट की सर्वोच्च जो संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसकी स्थापना 1909 में होती है और यह दुबई में मुख्यालय है इसका। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो जैसा है, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, और ये सबसे कम उम्र के चेयरमैन भी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में उसकी स्थापना होती है और मिथुन मिन्हास इसके अध्यक्ष हैं, जबकि 1932 में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेला जाता है। ये मेरा YouTube चैनल है, अगर आप नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझसे जुड़ जाइए और ये काफ़ी लाभदायक होगी आपके लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप इस पर जुड़ सकते हैं और एक PDF सारा यहीं से मिलता है। IICDEM यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद है, और इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी वो हमारे चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी, यानी कि ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा की जाएगी। ठीक। 98 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए कितनी भारतीय फिल्में क्वालिफाई की हैं? तो वो 5 भारतीय फिल्में क्वालिफाई की हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह मेजर स्वाति शांता कुमार जी को मिला है। क्या मिला है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसके द्वारा दिया गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा दिया गया। ये क्या कर रही थी? तो ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो पीस कीपिंग फोर्स है, यानी कि जो शांति दूत वाली बल है, उसके द्वारा ये एक मिशन पे थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक मिशन थी साउथ सूडान में, वहाँ पे भेजी गई थी और इन्होंने जो लैंगिक गैप है उनको कम करती हैं, और ये जो लैंगिक असमानता है उस पे ये काफ़ी अपना योगदान देते हैं, और जो 5,000 महिलाएं हैं उनसे ये डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं और उन्हें काफ़ी मात्रा में प्रोत्साहित करते हैं। तो इस वजह से इन्हें इस साल का यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार आप देख सकते हैं, लैंगिक समावेशी शांति स्थापना है और युद्ध विराम का पालन करवाना होता है, शांति जो फोर्स होते हैं उसको लड़ाई रोकना होता है, आम नागरिकों की सुरक्षा करना होता है, मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है। ये सब काम होते हैं किसके?
यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है और कब बनी थी, तो ये 1948 में बनी थी। पहली बार इजराइल और अरब के बीच जो संघर्ष हुआ था उसको रोकने के लिए। यूएन की प्रमुख एजेंसी आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। इसलिए होती है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था, दूसरा वर्ल्ड वार भी हो गया था। अब ये लोग चाहते थे कि अब कोई भी वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की जाती है। यूनाइटेड नेशंस की जब स्थापना की जाती है तो उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाती है, और वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबर होते हैं वो केवल 5 मेंबर होते हैं, वो भी अस्थायी, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उस 5 परमानेंट मेंबर में अगर आपको याद करना है तो आप याद करेगा जो FB, क्या है, फेसबुक का कार, याद रखिएगा। फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका एंड रसिया, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर है। लेकिन इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक वीटो पावर मिली है। अगर 4 बंदे किसी बात के लिए सहमत हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मैं वो काम नहीं करना चाहिए या नहीं करने दूंगा, तो वो चारों लोगों की जो बातें होती है वो खारिज हो जाएंगी। उस एक बंदे की जो बात है वो 4 लोगों पे भारी पड़ जाएगी। तो ये है इनका वीटो पावर। ब्रिक्स 2026 की जो अध्यक्षता वो कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा भाई साहब भारत करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो ऑलरेडी बन गया। 2006 में ये बना था, जबकि पहली बार कार्य करना ये 2009 से स्टार्ट किया। और इसी की एक बैंक है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। आकाशा एयरलाइंस जो है वो IATA की जो IATA जो संस्था है वो 5वीं एयरलाइंस बनी है, मैंने बता दिया है। ये है सब। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाई जाती है। हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। 2026 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। किस राज्य का कैंपेनर भारत का पहला बायोपिक जिला बना है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का बना है। कहाँ आयोजित होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट, लखनऊ में होगा। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो किस देश के एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया, तो वो इटली का। मेघालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो रेवती मोहिते डेरे हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।